हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, द्रावण चैप्टर। ठीक है, बहुतों की डिमांड आ रही थी कि गुजराती मीडियम में स्टार्ट करें। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये कोशिश है, उम्मीद है आपको चीज़ें आपके फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं गुजसेट क्रैश कोर्स सीरीज़ का पहला चैप्टर, जो कि है आपका द्रावण। ठीक है, तो इसमें बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे बात करते हैं बच्चों द्रावण की। ठीक है, द्रावण में क्या है, जनरली दो प्रकार की चीज़ें आपको दिखती हैं। एक होता है आपका द्राव्य, एक होता है आपका द्रावक। ठीक है, अब द्राव्य को क्या बोलेंगे कि जे ऊंची मात्रा में हो। ठीक है, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे द्राव्य बोलते हैं। द्रावक की बात करते हैं बच्चों, जे वधारे मात्रा में हो, जो ज़्यादा मात्रा में होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि भाई ये तो है ही कि जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो आपका द्रावक होगा। दूसरा क्या होगा कि जो द्रावक और द्रावण है उनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा तफावत है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब सांद्रता के शब्द की बच्चों बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सांद्रता के शब्द इसमें फटाफट अपन देखते हैं। ठीक है, पहला है द्रावण मा द्रावणी दर टकावारी। ठीक है, इसको दर्शाते हैं परसेंटेज W/W से। ठीक है, तो परसेंटेज का बच्चों मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है ना, ये जो डेफिनेशंस हैं इनको आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप फील नहीं करोगे तो अच्छे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे ना। अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है, ठीक है, द्रावण में द्रावणी दर टकावारी। देखो हम हमेशा क्या करेंगे, हम द्राव्य के लिए, ठीक है, द्राव में इंटरेस्टेड रहेंगे, द्रावक में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो द्राविनु दर, द्रावणु दर × 100। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिया है कि मेरे पास 10% जलीय NaCl का द्रावण है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। ठीक है, अच्छा जलीय का मतलब क्या है, जलीय का मतलब ये है कि जो यहाँ पर आपका जो द्रावक होगा वो क्या होगा, H2O होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 ग्राम, ठीक है, हमेशा यह ध्यान रखना बच्चों कि ये किस में डिफाइन होता है, ये ग्राम में ही डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 ग्राम द्रावण लेता हूँ तो उसमें से 10 ग्राम मेरा क्या होगा, द्राव्य होगा। ठीक है, जो कि NaCl है, और बचा हुआ 90 ग्राम क्या होगा, बचा हुआ जो 90 ग्राम है, ठीक है, वो मेरा क्या होगा, द्रावक होगा, जो कि इस केस में मेरा पानी है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको समझना है, जो आपको ध्यान रखना है। बोलो ठीक बात है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों कद टकावारी। ठीक है, अब कद टकावारी क्या बोल रहा है, अब इसमें द्रावण की जगह कद आएगा। ठीक है, और इसको हम किस में लिखते हैं, ठीक है, इसको अपन ml में लिखते हैं। ठीक है, तो वही बात है, क्या फॉर्मूला है, द्रावणुकद छेदमा द्रावणुकद × 100। ठीक है, अब इसका मतलब बच्चों देखें तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पर इसी तरीके से लिखा हुआ है 10% V/V NaCl का द्रावण है आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ml द्रावण लेते हो, ठीक है, 100 ml द्रावण लेते हो तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका 10 ml जो है वो द्राव्य होगा और बाकी का जो 90 ml है वो आपका द्रावक होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होगा क्या, डायरेक्टली आपको चीज़ें नहीं दी जाएंगी ना, कि अब अपन ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट चीज़ें देखकर, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, आपको चीज़ें इनडायरेक्टली पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये व्याख्या आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये परसेंटेज W/V है। ठीक है, तो यहाँ W यानी कि द्रव दर होता है और V यानी कद होता है, तो द्राविनु दर छेदमा द्रावणु कद × 100। ध्यान क्या रखना है, ml में। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी भी व्याख्या क्या होगी, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10% W/V है। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा लिखा है, पर उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml द्रावण लूँगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका 10 ग्राम दड़ होगा। ठीक है, और आपका बचा हुआ क्या होगा, 90 ग्राम। ठीक है, 90 ml क्या होगा, वो आपका कद होगा। ठीक है, किसका, द्रावण का। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मोल अंश की बात करते हैं बच्चों। अब मोल अंश में क्या होता है, जैसे आपके द्रावण में जनरली क्या होता है कि आपके जो द्रावण होते हैं उसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं ना, द्विअंगी द्रावण बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मोल अंश का मतलब क्या है कि भाई उस द्रावण में किस पदार्थ का कितना मोल है।
ठीक है, और अंश, ठीक है, जब भी मोल अंश की बात होती है, ये बच्चों ध्यान में रखना कि एक में से, किससे डिफाइन करते हैं हम, एक में से कितना, ठीक है, इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लो मेरा एक द्रावण है, उसमें दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक आपका ए है और एक बी है, ठीक है, जाहिर सी बात है, एक द्राव है एक द्रावक है, ठीक है। अब मुझे ए का मोल अंश निकालना है, तो जाहिर सी बात है उसके मोल्स मैं ऊपर लिखूंगा और भाग दे दूंगा कुल मोल से। बी का मोल अंश निकालना है, ठीक है, उसके मोल्स लिखूंगा और भाग दे दूंगा कुल मोल से, और इन दोनों को जब ऐड करूंगा बच्चों, ठीक है, तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। अच्छा, अब इसमें दो पदार्थ हैं, दो प्रकार के पदार्थ हैं, तो आपके द्रावण में कितने भी प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने लिखा कि मेरे पास कोई एक द्रावण है, ठीक है, तो कोई एक द्रावण है जिसमें आपका जो द्राव्य का मोलंश है वो 0.2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 1 मोल द्रावण लूंगा, ठीक है, जब मैं 1 मोल द्रावण लूंगा तो 0.2 मोल उसमें क्या होगा, 0.2 मोल उसमें द्राव्य होगा और बाकी का 0.8 मोल उसमें क्या होगा, द्रावक होगा, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है बच्चों, ये बहुत काम में आती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मोलारिटी। अच्छा, अब मोलारिटी क्या है कि 1 लीटर द्रावण में रहेल द्रावना मोल्स, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला इस तरह से बनेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है 1 लीटर द्रावण, ठीक है, कद किस में होना चाहिए, लीटर में, ध्यान रखना। अच्छा, इस यहाँ पर एक और प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, क्योंकि अपन एक सूत्र जानते हैं कि PV बराबर nRT, ठीक है, यानी कि अगर बाकी की कंडीशंस, बाकी की स्थिति अगर समान है तो अपन बोल देंगे V समप्रमाण T, यानी कि V तापमान पर आधारित होगा। अब क्योंकि V तापमान पर आधारित है और जो मोलारिटी है वो V के व्यस्त प्रमाण में है, तो यानी कि तापमान के भी व्यस्त प्रमाण में होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल कर आता है बच्चों, क्या, ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तापमान आपकी जो मोलारिटी है, ठीक है, उससे क्या है, व्यस्त प्रमाण में है, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अपन कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि जिसमें अगर कद आएगा ना, ठीक है, अगर कद आ रहा है तो वो जो पदार्थ होगा ना, वो जो गुणधर्म होगा वो तापमान पर आधारित होगा, ठीक है, बाकी वाली चीज़ें तापमान पर आधारित नहीं होगी, ठीक है। अभी जैसे आप आगे अपन बात करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों मोलालिटी का, ठीक है। तो मोलालिटी का क्या है कि 1 kg द्रावक में रहेल द्रावना मोल्स, ठीक है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, द्रावण द्रावक, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया है 1 kg द्रावक का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपन बात करें 1 kg द्रावक में, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ठीक है, द्रावना मोल सिग्मा W द्रावक इन kg, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या मोलालिटी तापमान पर आधारित होगा क्या, तो वीडियो पॉज करो, सोचो, बताओ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मोलालिटी में, क्योंकि यहाँ पर कहीं कद नहीं आ रहा, सिर्फ दड़ ही दड़ है, ठीक है, सिर्फ आपका वजन आ रहा है, तो वजन तापमान पर आधारित नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि मोलालिटी तापमान पर आधारित ना हो, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे परसेंटेज W/W मैंने बोल दिया, ठीक है, ये तापमान पर आधारित होगी नहीं, ठीक है। परसेंटेज W/V, क्या ये तापमान पर आधारित होगी, बिल्कुल होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसमें कद आ रहा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PPM, ठीक है। मिलियन का मतलब पता है अपन को 10 लाख, ठीक है, मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख, यानी 10 की घात 6। तो होता क्या है बच्चों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत दूर दूर में फैले होते हैं, जैसे अपने ये वातावरण में जो प्रदूषक होते हैं, ठीक है, जो वायु प्रदूषक होते हैं वो छोटी छोटी मात्रा में होते हैं लेकिन बहुत दूर तक फैले होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, तो उसके लिए ऐसी चीज़ों को नापने के लिए अपन PPM का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि 10⁻6 अंश द्रावण में हाजिर रहेल द्रावणांश, ठीक है। तो अब जैसे ये सेम उसी तरीके से, जैसे यहाँ पर आप क्या रखते थे, परसेंटेज में × 100 लिखते थे, तो यहाँ वो 100 में से निकाल रहे होते थे, यहाँ पर क्या कर रहे हो, 10 की घात 6 लिखोगे, ठीक है, 1 मिलियन अंश में से निकाल रहे हो इसको, बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से, अच्छा, अब इसमें ये बात है कि इसको दड़ के संदर्भ में भी व्याख्या कर सकते हो, देखो द्रावणो दड़ छेदमा द्रावणो दड़ × 10⁶। इसको कद के क्षेत्र में भी, कद के संदर्भ में भी इसकी व्याख्या कर सकते हो, और इसकी व्याख्या क्या कर सकते हो, इसकी व्याख्या आप दड़ बाई कद के संदर्भ में भी इसकी व्याख्या आप कर सकते हो, बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जैसे मोलारिटी की मतलब मैंने बताया कि मेरे पास 2 मोलर NaCl का जलीय द्रावण है,
ठीक है। अब देखो मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इस पर इतना फोकस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 लीटर द्रावण लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं 1 लीटर द्रावण लेता हूँ तो उसमें द्राव्य यानी कि NaCl के मोल्स कितने होंगे? 2। यानी कि होता क्या है कि आपको क्वेश्चन में NaCl के मोल्स चाहिए होंगे, ठीक है, पर वो डायरेक्टली नहीं दिया होगा, वो इनडायरेक्टली दिया होगा, ठीक है। तो अगर 2 मोलर NaCl दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो इनडायरेक्टली द्राव्य के मोल्स दे रहा है बच्चों। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इतनी सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली, अब जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मेरा क्राइटेरिया क्या रहेगा कि अपन छोटे छोटे सवाल करने से अच्छा बड़े बड़े सवाल करें, क्योंकि बड़े बड़े सवाल कैसे होते हैं? वो कंसेप्चुअल होते हैं, ठीक है, सैद्धांतिक होते हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, तो 10 छोटे छोटे सवाल से अच्छा 2 अच्छे क्वेश्चन कर लो जिसमें आपके पूरे सिद्धांत आ जाए। ठीक है बच्चों, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को बताइए, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जैसे ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँच सके। ठीक है, अच्छा, अब जैसे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 49% W/W H2SO4 ना जलीय द्रावणनी घनता 2 ग्राम प्रति ml છે। तो आ द्रावणनी मोलारिटी શું હશે? ठीक है, अब जैसे ये सब क्वेश्चन होते हैं, बड़े अच्छे और बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसमें मोलारिटी की व्याख्या, मतलब मोलारिटी आपको पूछा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? ठीक है, अब ये समझना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, है ना। तो सबसे पहले मैं द्राव्य के मोल्स लिखता हूँ और छेदमा द्रावणनु कद लीटर में। ठीक है, ये अपन को पता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर ना तो ये दिया हुआ है ना ये दिया हुआ है, डायरेक्टली कुछ नहीं दिया, इनडायरेक्टली सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब इनडायरेक्टली कैसे क्या दिया हुआ है उसको अपन समझते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि 49% W/W है। ठीक है, अभी अपन ने बात की थी परसेंटेज में डेटा दिया होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका साधारण सा मतलब ये है कि अगर मैं 100 ग्राम द्रावण लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे इसमें से 49 ग्राम क्या होगा? द्राव्य मिलेगा। यानी कि मुझे द्राव्य के क्या मिल गया? मुझे द्राव्य के मोल्स मिल गए। बोलो कैसे भाई? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? आपेल दर छेदमा मोलर दर। H2SO4 का मोलर दर 98, यानी कि कितना हो गया? 49/98 हो गया, 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, यानी कि इसका जुगाड़ तो हो गया, द्राव्य के मोल्स मिल गए। अब कद की बारी आई। अब कद के लिए इन्होंने क्या दिया? इन्होंने घनता दी गई है। ठीक है, अब घनता का सूत्र देख लेते हैं। अब ये जो घनता है पूरे द्रावण की दी गई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है घनता का सूत्र क्या होता है? दड़ भागे कद। ठीक है, तो अब पूरे द्रावण की बात करेंगे क्योंकि घनता भी द्रावण की है। तो द्रावणनु दड़ छेदमा द्रावणनु कद। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान देना ये वाला, ये चीज़ का, ठीक है, क्या ध्यान देना है कि अपन को देखो, अब यहाँ पर हमने मान लिया है ना, देखो ये 49 ग्राम हम तभी लिख सकते हैं जब 0.5, ठीक है, जब 100 ग्राम द्रावण हो। यानी कि यहाँ पर 100 ग्राम द्रावण हमने पहले ही मान लिया है। क्यों मान लिया है? क्योंकि टकावारी दी गई है, तो टकावारी का मतलब यही होता है। तो ये 100 ग्राम हुआ, ठीक है, द्रावण का कद। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, अब एकम का ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, एकम का ध्यान कैसे रखना कि क्या दिया हुआ है? 2 ग्राम प्रति ml, है ना। इसमें सब कुछ आते हुए बच्चे एकम में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, ये ग्राम ग्राम निपटेगा। ठीक है, V कितना आएगा? V आएगा 50 ml। ठीक है, तो ये 50 ml आ रहा है। ठीक है, तो ये पता चल रहा है ना, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, बचा क्या? ml। ठीक है, यानी कि ये आ गया। अब कुछ नहीं है, अब आपको क्या करना है? अब आपको मोलारिटी का जो सूत्र था उसमें वैल्यू रख देनी है। द्राव्य के मोल्स कितने आ रहे थे? 0.5, और कद कितना आ रहा था? 50। लेकिन ये क्या है? ये ml में है। अपन को पता है 1 ml बराबर क्या होता है? 10⁻³ लीटर होता है। ठीक है, तो 10⁻³ यानी कि उसको ऊपर भेजोगे तो क्या कर दोगे? 0.5, तो इसको 1000 से गुणा कर दोगे, यानी कि ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा इससे 20 बार। ठीक है, तो 20 पंचे होता है 100। ठीक है, और एक पॉइंट लगाना है, यानी कि आंसर कितना आ गया? 10 मोलर। ठीक है, अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, जो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा क्या मानना होता है कि देखो एग्जाम में क्या होता है कि हम डायरेक्ट ज़्यादा फॉर्मूला अपने साथ नहीं लेकर जा पाते। ठीक है, एग्जाम में हम अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? एग्जाम में हम अपने साथ ज़्यादातर सिद्धांत लेकर जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसी के ऊपर आधारित हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा कि आप जाके फॉर्मूला भूल जाओ, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़नी है। ठीक है, तो मैं लिखने के लिए लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज W/W
ठीक है, इंटू घनता इंटू 10 डिवाइडेड बाई MB। ठीक है, तो अभी अभी जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसको अपन इससे रख के देखोगे, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर MB क्या है ये आपको बता दूं, ये है आपका द्रव्यनुमोलर दर। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस चीज़ों को अपन ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं इसी सिद्धांत पर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि 3 मोलर NaCl ना जलीय द्रावणीय घनता बेग्राम। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, पिछली बार क्या दिया था, दर टकावारी देकर मोलारिटी पूछ ली थी, इस बार मोलारिटी देकर क्या पूछा है, मोलालिटी पूछा हुआ है। ठीक है, अब फिर वही बात, वही अप्रोच मेरा वैसा ही रहेगा। मैं मोलालिटी पूछा हुआ है स्मॉल m, तो मोलालिटी की व्याख्या लिखूंगा। ठीक है, द्राव्यना मोल्स छेदमा द्रावकनु दड़ kg में। ठीक है, तो ये अपन ने फॉर्मूला लिखा। अब ना तो मुझे डायरेक्टली ना तो मोल्स दिया हुआ है, ठीक है, और ना ही ये दिया हुआ है। ठीक है, पर इनडायरेक्टली मुझे सब कुछ दिया हुआ है। कैसे, ये देखो, ये 3 मोलर NaCl है ना, अभी अभी अपन ने बात की थी। तो 3 मोलर NaCl का मतलब क्या है? ठीक है, अब देखो, ये जो 3 मोलर NaCl है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर मैं 1 लीटर द्रावण लेता हूँ, ठीक है, 1 लीटर द्रावण लेता हूँ, क्यों लेता हूँ? क्योंकि मोलारिटी की व्याख्या ही कहती है 1 लीटर द्रावण लेता हूँ तो NaCl के मोल्स उसमें कितने होंगे? होंगे 3। क्यों? क्योंकि मोलारिटी की व्याख्या यही कहती है कि 1 लीटर द्रावण में हाजिर रहे मोल्सनी संख्या। ठीक है, यानी कि मोल्स का तो जुगाड़ हो गया। अब बातें हैं द्रावक के दर पर, तो द्रावक के दर की बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं। तो उससे पहले अब देखो क्या दिया हुआ है, घनता दी गई है, तो फिर से घनता की बात करते हैं। तो फिर से पूरे द्रावण की घनता दी गई है। ठीक है, तो दड़ द्रावण छेदमा कद द्रावण। ठीक है, तो अब देखो द्रावण का दड़ नहीं पता, ठीक है, इसको W लिख लेते हैं, W द्रावण लिख लेते हैं। ठीक है, अब कद द्रावण का तो मुझे पता है, क्योंकि जब मैंने मोलारिटी ली थी तो मोलारिटी तो 1 लीटर द्रावण में के सापेक्ष में व्याख्या लिखी जाती है। यानी कि यहाँ पर मैंने जो कद मान लिया था वो कितना मान लिया था, वो 1 लीटर मान लिया था। अच्छा, अब क्योंकि देखो घनता का जो एकम है, अब देखो घनता का जो एकम है वो किसमें, ग्राम पर ml है। ठीक है, तो एकम के लफड़े से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1000 ml ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैं बच जाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमेशा एकम के साथ लिखना, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, घनता क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है, हमेशा आदत डाल लो एकम के साथ, 2 ग्राम पर ml। W द्रावण नहीं पता, ठीक है, ये कितना है, 1000। ठीक है, तो यहाँ से W द्रावण कितना आ जाएगा? ठीक है, ये देखो अब ये जो 1000 ml है, ठीक है, ml निपट जाएगा, तो W द्रावण कितना आ गया, ये आ गया आपका 2000 ग्राम। ठीक है, लेकिन क्या आपको W द्रावण चाहिए था? नहीं, आपको W द्रावण नहीं चाहिए था। आपको क्या चाहिए था? आपको तो द्रावक का दर चाहिए था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ये जानते हैं कि द्रावण में क्या क्या होता है। भाई द्रावण में 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक होता है द्राव्य और एक होता है आपका द्रावक। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं, अब ये कितना है, ये 2000 है। ठीक है, अच्छा द्राव्य, द्राव्य देखो, द्राव्य कितना था, द्राव्य था हमारे पास 3 मोल्स। ठीक है, NaCl के 3 मोल्स थे हमारे पास। ठीक है, तो NaCl के 3 मोल्स हैं, तो NaCl का फॉर्मूला आपेल दर छेदमा मोलर दर, Na का 23, इसका 35.5, यानी ये हो जाएगा टोटल कितना, 58.5। ठीक है, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 58.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा W 3 × 58.5। तो यहाँ से आपका W द्रावक आ जाएगा, और वो किस में आएगा, वो आपका ग्राम्स में आएगा। बताओ, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको मोलालिटी का सूत्र उठाना है और मोलालिटी में रख देना है। द्राव के मोल्स डायरेक्ट आ रहे थे 3, द्रावक का दर 2000 इंटू -3 × 58.5, पर ये आंसर क्या है, ग्राम में। 1 ग्राम बराबर 10⁻³ होता है kg, तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये इंटू 1000। अब देखो, अब ये तो आया किससे, ये जनरल मेथड से आया। अब आपके लिए क्या है, आपके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो कैसा फॉर्मूला है उसकी भी बात करते हैं अपन। ठीक है, तो इसलिए मैंने जानबूझकर आपके लिए ये लिखा है कि जैसे यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख सकूँ। अब देखो मैं लिख रहा हूँ 1000। ठीक है, अब 1000 क्या है, 1000 यहाँ पर देखना, और ये क्या है, 3 क्या था, मोलारिटी। ठीक है, तो 1000 m। ठीक है, अब देखो, अब 2000 है, तो 2000 को कैसे लिख रहा हूँ कि घनता याद करो, घनता क्या थी, 2 ग्राम पर ml, तो 1000d माइनस 3 क्या थी, 3 थी मोलारिटी, मोलारिटी इंटू mmb।
ठीक है। तो अब आपकी इच्छा है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है इससे कर लीजिए, नहीं तो सैद्धांतिक तरीका भी आसान तरीका है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, चीज़ें पता चल रही हैं? चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ये कुछ सांद्रता के शब्द थे जिसके बिना हम आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको यही मोलारिटी, ठीक है, यही मोल अंश, यही सारी पीपीएम में चीज़ें दी जाएंगी। और अगर आपको यही चीज़ों में दिक्कत होगी तो आपको आगे चलकर काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब कुछ ऐसे, अब अपन धीरे धीरे चैप्टर में घुसते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, जो आपको बात करनी है। ठीक है, तो अब उसको बात करने से पहले कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका बाष्प दबाण। ठीक है, अब कुछ व्याख्या हमें पढ़नी है, क्योंकि बिना व्याख्या के हम अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, है ना। कोई भी अच्छे सवाल करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास व्याख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अब व्याख्या क्या कहती है ये बात अपन देखते हैं। तो व्याख्या क्या कह रही है, व्याख्या ये कहती है कि बाष्प दबाण। ठीक है, तो बाष्प दबाण को हम समझते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मान लो मैंने एक पात्र लिया। ठीक है, ये मान लो मैंने एक इस तरीके का एक पात्र लिया। ठीक है, आप अपना मान सकते हैं कि ग्लास में आपने क्या लिया है, पानी ले लिया है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इस पात्र को ढक दिया है। तो देखो अब क्या होगा, जो जैसे बाष्पीभवन होगा, ठीक है, मतलब ये जैसे पानी का जो बाष्पीभवन होगा, पानी बाष्प में बदलेगा। तो जो पानी जो बाष्प में बदलता है वो हर टेम्परेचर पे बदलता है। ऐसा नहीं है कि वो खाली पानी का उत्कलन बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 पर ही होता है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम देखते हैं कि गर्मियों में भी क्या होता है कि जो नदी नाले के पानी होते हैं वो कम, उनका लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो अब और जैसे मान लो आपने बॉटल भी रखी है, तो बॉटल का ढक्कन जब खोल के देखोगे तो उसके पीछे क्या होगी, पानी की बूंदें होंगी। ठीक है, तो होगा क्या, तो ये इसका बाष्पीभवन होगा। ठीक है, अब क्योंकि पात्र ये बंद है तो ये जो बाष्प बनेगा यहाँ से टकराकर वापस नीचे आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से टकराकर वापस नीचे आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, फिर ये बाष्प भवन से क्या होगा, ये प्रवाहीकरण हो रहा है। यानी कि इसमें क्या हो रही है, इसमें दो प्रक्रिया हो रही है, एक आपका बाष्पीभवन हो रहा है और ये प्रवाही टकराकर ये नीचे आ रहा है, ये वायु टकराकर नीचे आ रही है। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, प्रवाहीकरण हो रहा है। तो ये दो प्रक्रिया, ठीक है, बाष्पीभवन और प्रवाहीकरण, ये होते रहेंगे। यहाँ से बाष्प बना, टकराकर नीचे प्रवाही आया, बाष्प बना, टकराकर नीचे प्रवाही आया। अब ये प्रक्रिया होती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि इन दोनों में संतुलन हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में संतुलन होगा। उस स्थिति पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ बाष्प के जो कण होंगे, जो बाष्प की जो बूंदें होंगी वो अचल होंगी। ठीक है, तो उस स्थिति पर ये जो बाष्प जो इतना इसकी सतह पर, ठीक है, इसकी सपाटी पर, प्रवाही की सपाटी पर जो दबाण लगाता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बाष्प दबाण। ठीक है, बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन है बच्चों, अगर आपको ये चीज़ नहीं आएगी तो आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, और देखो पढ़ने में ऐसा नहीं है, अगर जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो चीज़ों में दिक्कत होगी, है ना। आराम से पढ़ो, रुक के पढ़ो, ठहर के पढ़ो। अगर आप 50% ही देखो, अगर आपने जल्दबाजी में 100% सिलेबस कर लिया ना, खाली निपटा के एक एक पन्ने पलट के पढ़ लिए ऊपर से, तो उसमें एक भी नंबर आना मुश्किल है। लेकिन अगर आप भले ही आधा सिलेबस करके जा रहे हो लेकिन ईमानदारी से कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तो उसमें आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो जो भी चैप्टर पढ़े अच्छे से पढ़े, ऐसा नहीं हो कि अरे 2 दिन बाद एग्जाम में अच्छे से पढ़ो, अरे 2 दिन बाद एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, एक चैप्टर करके जाऊंगा, लेकिन ऐसा वो चैप्टर ऐसा करके जाऊंगा कि उस चैप्टर में से कोई भी सवाल आएगा तो वो आपसे हो जाएगा, और ये मेरी गारंटी है बच्चों। ठीक है, कि जो मैंने पढ़ा दिया उसमें से ही चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये मेरी बात है। आप लगभग एक महीने बाद आपका पेपर है, आप चाहे इसको करके देख लेना। ठीक है, आपको बस जैसा जैसा मैं कहता जाऊँ वैसा वैसा आप करते जाइए। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो बाष्प दबाण की व्याख्या हम क्या लिख सकते हैं, बाष्प दबाण की व्याख्या इस तरह से लिख सकते हैं कि जारे, ठीक है, जारे बाष्पीभवन અને પ્રવાહીકરણ ની પ્રક્રિયા સંતુલન પર હોય ત્યારે પાત્રમાં રહેલ બાષ્પ જે દબાણ પ્રવાહી ની સપાટી ઉપર લગાડે એને
बाष्प दबाण कहवाय छे। ठीक है, अच्छा तो यानी कि मैं क्या बता रहा हूं कि ये इस तरह से, यानी कि H2O लिक्विड और ये H2O गैस, ठीक है, ये संतुलन की बात हो रही है। अच्छा, अब ये संतुलन की बात हो रही है तो यानी कि यहां मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो संतुलन अचळांक है, ठीक है, यही क्या है आपका बाष्प दबाण है ना। इसको बाष्प दबाण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो शॉर्ट में अपन क्या लिखेंगे, शॉर्ट में वीपी लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये देखो, ये मुद्दे की बात है, यानी कि इस समीकरण का, ठीक है, इस समीकरण का जो संतुलन अचळांक होगा वही आपका बाष्प दबाण होगा। यानी कि अगर और संतुलन अचळांक किस पर आधारित करता है, संतुलन अचळांक आपको पता है सिर्फ और सिर्फ तापमान बदलने पर ही बदलता है। इसीलिए आपका जो बाष्प दबाण है वो किस पर आधारित होगा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ तापमान पर आधारित होने वाला है। ठीक है, तो बाष्प दबाण फक्त तापमान पर आधारित हशे। ठीक है, आप चाहे कितना भी प्रवाही ले लो, आप अपने पात्र का आकार बदल दो, कुछ भी कर दो, उससे बाष्प दबाण को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तापमान बदलोगे तो चीजें बदलेंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो ये बाष्प दबाण था, काफी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों एक और चीज की, जो कि है आपका उत्कलन बिंदु। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब उत्कलन बिंदु क्या है। अब ऐसे तो बचपन में पढ़ते थे कि जे तापमान पर उत्कलन था, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अपन को चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो होता क्या है कि उत्कलन बिंदु वो तापमान है जिस तापमान पर आपके प्रवाही का दबाण, ठीक है, जिस तापमान पर आपके प्रवाही का बाष्प दबाण बाह्य बाष्प दबाण के बराबर हो जाए। और हमें पता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर का, जो हमारे पर्यावरण का बाष्प दबाण है, बाह्य बाष्प दबाण है, वो कितना होता है बच्चों, वो 1 वातावरण होता है, 1 ATM होता है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जे तापमाने प्रवाही नु बाष्प दबाण बाह्य वातावरण दबाण जो कि होता है 1 ATM जेटलो थाय ए तापमान ने उत्कलन बिंदु कहवाय छे। ठीक है, अच्छा अब यहां पर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि उत्कलन बिंदु और बाष्प दबाण में। ठीक है, तो क्या होता है, वो ये होता है कि जो बाष्प दबाण है बच्चों, वो व्यस्त प्रमाण होता है उत्कलन बिंदु से। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण आप सोच भी सकते हो। जैसे मान लो कि किसी के पास बाष्प दबाण कम है। ठीक है, जैसे मान लो एक अपन इसको एग्जाम्पल से, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और याद हम तभी अच्छे से रख पाएंगे जब हमने समझा होगा। ठीक है, मान लो इसके आपके पास ये आपका कोई भी प्रवाही है, इसका जो बाष्प दबाण है यहाँ पर 0.3 ATM है। ठीक है, और बाहर का जो बाष्प दबाण है वो तो, बाहर का जो दबाण है वो तो फिक्स होता है 1 ATM, वो तो बदलता नहीं है। ठीक है, तो यानी कि उत्कलन बिंदु क्या होगा, उत्कलन बिंदु ये होगा कि जब 0.3 ATM, ठीक है, 1 ATM के बराबर हो जाए जिस तापमान पर, वो तापमान आपका उत्कलन बिंदु कहलाएगा। ठीक बात है, तो यानी कि अब हमें क्या करना होगा, इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो गर्म करेंगे तो यानी 0.3 ATM से अब हमें हीट देते रहना है, जब तक देते रहना है जब तक 1 ATM ना हो जाए। ठीक है, अच्छा अब यहीं पर, ठीक है, अब यहीं पर मैं दूसरा एक पात्र लेता हूं। यहां पर भी मैंने क्या किया है, यहां पर भी मैंने वही चीज की है। सपोज करो इसका 0.6 ATM है। ठीक है, इसका 0.6 ATM है, बाहर तो बाह्य दबाण तो फिक्स ही अपन मानते हैं 1 ATM। अब इसको भी आपने क्या किया है, इसको भी आपने आग लगाना शुरू किया है। ठीक है, इसको भी आग लगाना शुरू किया है। अच्छा अब क्या होगा, अब यहां पर भी यही होगा कि जब ये 1 ATM के बराबर हो जाए, ठीक है, तब आप क्या बोलोगे, उस तापमान को बाह्य आप उत्कलन बिंदु बोलोगे। अब देखो जल्दी, ठीक है, कम हीट कहाँ देनी पड़ेगी, कम ऊष्मा कहाँ देनी पड़ेगी, देखो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये तो पहले से इसका बाष्प दबाण ज़्यादा था, यानी कि यहाँ पर आपको कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। बाष्प दबाण ज़्यादा था, आपको कम ऊष्मा देनी पड़ी। बाष्प दबाण कम था, आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ी 1 ATM के बराबर लाने के लिए। इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि जो आपका उत्कलन बिंदु है, ठीक है, वो क्या होता है, व्यस्त प्रमाण होता है बाष्प दबाण के। बच्चों बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें करें। ठीक है, फिर आगे चलकर अपन कंटिन्यू करते हैं इसके अगले पार्ट से।
ठीक है, चलिए, थैंक यू।